इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में एक पद में उत्तर दीजिए। क भाग कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द हैं यहाँ वो कस्य राज्यस्य, किस राज्य के भाग में। तो कौन सा राज्य है, हमने पाठ में पढ़ा है राजस्थानस्य, राजस्थानस्य भागेषु। तो आंसर लिखेंगे राजस्थानस्य। ख भाग है गज परिमाणम कह धार्यति, गज नापने वाले को कौन धारण करता है। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कह, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द के लिए आया हुआ है, ये कह पुल्लिंग रूप है। तो कौन धारण करता है, गजधरः। तो यहाँ लिखेंगे गजधरः। ग भाग कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त, अतिरिच्य मतलब अतिरिक्त, उसके अलावा गजधरों को क्या दिया जाता था। तो यहाँ जो शब्द है प्रश्नवाचक वो है किम। तो क्या दिया जाता था, सम्मानम। तो आंसर लिखेंगे आधम फिर पूरा म न अनुस्वार, सम्मानम, सम्मान दिया जाता था। घ भाग के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। क्वेश्चन वर्ड है इसमें के, कौन, और यहाँ पे बहुवचन शब्द है ये। कौन शिल्पी के रूप में आदर नहीं पाते थे। तो कौन थे ये, गजधरा। के में जब आपका जो प्रश्नवाचक शब्द है ये बहुवचन में है तो हमारा आंसर भी बहुवचन में होगा, गजधरा। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। क भाग है तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। जो तालाब थे वो कहाँ बनाए जाते थे। तो कुत्र प्रश्नवाचक शब्द है और इसका आंसर हमें करना है। तो कहाँ बनाए जाते थे, अशेषे ही देशे। इसके आंसर में हम लिखेंगे अशेषे ही देशे, मतलब सारे देश में बनाए जाते थे। तो अशेषे ही देशे। प्रश्न 2 इसके बाद देखें। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिता। जो गजधर थे वो किस रूप में परिचित थे। जो कस्मिन् रूपे है ये प्रश्नवाचक शब्द है कस्मिन्, सप्तमी विभक्ति है इसमें। तो गजधर किस रूप में परिचित थे, समाजस्य गांभीर्यस्य मापकः इति रूपेण। तो यहाँ लिख देते हैं कस्मिन् की जगह जो शब्द आएंगे, बाकी ऐसे ही रहेगा। समाजस्य गांभीर्यस्य मापकः इति रूपेण। इति रूपेण परिचिताः। ग भाग है गजधराः किम कुर्वन्ति स्म। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है किम। तो जो गजधर थे वो क्या करते थे। तो गजधर क्या करते थे, अब पाठ में देखते हैं गजधर क्या करते थे। तो इसमें पेज नंबर 51 पर, आपकी बुक का जो पेज नंबर 51 है, 51 पेज नंबर है 8वें पाठ का, उसमें इसका आंसर है पाठ खत्म होने से तीन लाइन पहले। गजधराः योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म,
उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म। तो ये आंसर है। इसकी मैं स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ लिख रही हूँ, तो आप उसको पेज नंबर 51 से लिख लें। लास्ट सेकंड थर्ड लाइन मैंने बोल के बता दी है और स्टार्टिंग में उसकी लिख भी रही हूँ। ते योजनाम, यहाँ से शुरू करेंगे आप। ते योजनाम, यहाँ से शुरू करके और इसको लिखना है हमें संगृह्णन्ति स्म तक। ये शब्द है यहाँ पर संगृह्णन्ति, संगृह्णन्ति स्म। घ भाग है के सम्माननीय। तो कौन सम्माननीय है? यहाँ बहुवचन शब्द है के, तो हमारा जो शब्द होगा वो भी बहुवचन होगा। गजधरा, गजधरा सम्माननीय। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तीसरी एक्सरसाइज, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित पद हैं वाक्य में, उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। क भाग, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर संभालते थे, निभाते थे। तो जो जिसके लिए हमें प्रश्न निर्माण करना है वो शब्द है सुरक्षा प्रबंधस्य। तो लास्ट में जो आधा स और यह, इससे हमें पता लगता है कि षष्ठी विभक्ति वाला प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो लिखते हैं किसका दायित्व, तो यहाँ शब्द आएगा कस्य। प्रश्नवाचक शब्द आएगा कस्य, इसमें कोई विसर्ग नहीं लगती है। ख भाग, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ थे। तो किनके? तेषाम के लिए हमें सेम विभक्ति में शब्द लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द, तो वो शब्द होता है केषाम। ग भाग, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी पाते थे। तो किसके अतिरिक्त? वेतनानि बहुवचन शब्द है, तो किसके अतिरिक्त? तो यहाँ हमें लिखना है बहुवचन शब्द ही, जो प्रश्नवाचक हो, नपुंसकलिंग हो, कानि। घ, गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। क्या सुंदर शब्द है? कौन सुंदर शब्द है? तो ये एक वचन का शब्द है पुल्लिंग में। तो हमारा जो क्वेश्चनवाचक, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो भी पुल्लिंग एक वचन में होगा कः। ग भाग, तड़ागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। जो तालाब हैं उन्हीं को संसार सागर कहा जाता है। तो किसको? यहाँ देख रहे हैं तड़ागाः अकारांत शब्द है, तड़ागे है और बहुवचन है, तो इसकी जगह जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा कह, कऊ, के जो है वो पुल्लिंग बहुवचन शब्द होता है। फोर्थ जो एक्सरसाइज है, अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधिम विच्छेदम कुरुते। या तो संधि करें या विच्छेद करें। अद्य प्लस अपि, तो इसको जब एक शब्द बनाएंगे तो यहाँ शब्द बनेगा अद्यापि। अद्याप, प पे छोटी की मात्रा, तो यहाँ जो शब्द बनेगा अद्यापि। ख भाग, स्मरणार्थम, स्मरण के लिए। तो इसमें दो, इसको विच्छेद करना है क्योंकि संधि है ऑलरेडी। तो स्मरण और अर्थम, तो यहाँ लिखेंगे हम ये शब्द स्मरण और अर्थम, ये दो शब्द हैं यहाँ पर। ग भाग, इति प्लस अस्मिन, इसको हम संधि करेंगे इत्यस्मिन। ये पाठ में आया हुआ है, इत्यस्मिन। घ भाग में यहाँ फिर विच्छेद करना है, एतेष्वेव। तो यहाँ दो शब्द बनेंगे, एतेषु और एव। तो इनको लिख देते हैं यहाँ अलग अलग करके, एतेषु और एव। सहसा प्लस एव, तो इसको एक शब्द बनाएंगे यानी संधि करेंगे, तो ये शब्द बनेगा सहसैव। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। मंजुषाते है
समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से ये जो टेबल दी हुई है येलो कलर में, यहाँ से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरें, पूरे करें। जो हमें शब्द दिए गए हैं मंजूषा है रचयंती रचते हैं, गृहीत्वा लेकर, सहसा अचानक, जिज्ञासा जानने की इच्छा, सह साथ। तो क भाग को करते हैं छात्राः पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र पुस्तकों को डैश विद्यालय जाते हैं, तो पुस्तकों को लेकर, लेकर के लिए हमारे पास शब्द है इस मंजूषा में गृहीत्वा, तो यहाँ शब्द लिखेंगे गृहीत्वा। तो आप प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, गृहीत्वा का मतलब होता है लेकर। ख भाग मालाकार है पुष्पई माला डैश। माला जो माली हैं, बहुवचन शब्द है, माली हैं वो फूलों से माला बनाते हैं। बनाते हैं के लिए हमारे पास शब्द है यहाँ रचयंती, तो यहाँ शब्द लिखेंगे रचयंती। दूसरा कर्ता के साथ क्रिया का मेल होना चाहिए, जो विभक्ति कर्ता में है वही क्रिया में भी होगी। तो मालाकारा में बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन होगा। ग भाग मनः मनसी एका डैश वर्तते। मम मनसी मेरे मन में एक डैश है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा ये शब्द यहाँ दिया हुआ है तो इसको लिख देते हैं जिज्ञासा। ये आकारांत शब्द है एक वचन का। घ भाग रमेशः मित्रैः डैश विद्यालयम गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। मित्रों के साथ, मित्रैः में तृतीय विभक्ति है और साथ के लिए शब्द होता है सह, और सह शब्द के साथ हमेशा जिसके साथ उसमें तृतीय विभक्ति आती है तो यहाँ लिखेंगे सह। तो हमें कंफर्म भी हो गया है कि सह के साथ तृतीय विभक्ति है, तो ये वाक्य में हम सही प्रयोग इसका कर रहे हैं। मित्रैः में तृतीय बहुवचन है। ग भाग डैश बालिका तत्र अहसत। डैश बालिका वहाँ हंसी। तो कैसी जो है बालिका वहाँ हंसी, बालिका में आकारांत शब्द है तो सहसा अचानक, तो यहाँ शब्द आएगा सहसा, अचानक बालिका वहाँ हंसी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 देखते हैं। पद निर्माणम कुरुत। पद निर्माण करें। धातु दी हुई है, प्रत्यय और धातु और प्रत्यय हमें दिए हुए हैं, पद हमें बनाना है। इन दोनों को जोड़ने से जो पद बनेगा, जो शब्द बनेगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है यथा क्री प्लस तुमुन कर तुम। तो तुमुन प्रत्यय लगने से जो अर्थ हो जाता है इस पद का होता है करने के लिए। अब ह्री प्लस तुमुन ये शब्द बनेगा हर तुम। हर तुम का शब्द है हरने के लिए, लेने के लिए। त्रि प्लस तुमुन ये शब्द बनेगा तर तुम। तर तुम का अर्थ है तरने के लिए, तैरने के लिए। एक और एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है नम प्लस त्वा नत्वा। इसका मीनिंग जब त्वा प्रत्यय लगता है किसी में भी, किसी धातु में, तो उसका अर्थ हो जाता है झुक कर, मतलब ये काम कर के। ये था करने के लिए और यहाँ पे अर्थ हो जाएगा करके। तो नत्वा का मतलब होता है नमस्कार करके या झुक कर। तो ऐसे ही गम में त्वा जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द हो जाएगा, ये पद बन जाएगा गत्वा, और गत्वा का मीनिंग हो जाएगा जाकर। गम जाना होता है, त्वा प्रत्यय लगने से जाकर मीनिंग हो जाएगा। त्यज छोड़ना मीनिंग होता है, तो त्यज में त्वा प्रत्यय जब लगेगा तो ये शब्द बनेगा त्यक्त्वा। त्यक्त्वा का मतलब हो जाएगा छोड़कर। भुज प्लस त्वा, भुज मतलब खाना और त्वा प्रत्यय लगने से ये शब्द बनेगा भुक्त्वा। भू आधा क आधा त वा, और इसका अर्थ हो जाएगा खाकर। ऐसे ही एक और उदाहरण हमें दिया हुआ है उप प्लस गम प्लस लप। ये उपसर्ग हैं, उपसर्ग के बाद धातु हैं और फिर प्रत्यय है। उपगम्य, उपगम्य का मतलब होता है पास जाकर। तो इसमें भी जाकर है, लेकिन यहाँ हम देख रहे थे त्वा में था, जैसे गत्वा था तो जाकर, लेकिन यहाँ देख रहे थे कोई उपसर्ग नहीं था। तो जब उपसर्ग नहीं है, सिर्फ धातु है, तो त्वा प्रत्यय लगता है, और उपसर्ग लगने से
और उपसर्ग जब धातु के साथ होता है तो हम ल्यप प्रत्यय लगाते हैं उसी धातु में, जिस भी धातु में उपसर्ग लगा होगा। तो सम पूज ल्यप, ये जो पद बनेगा वो बनेगा समपूज्य। स आधा म, प बड़ा उ आधा ज य, समपूज्य। इसका अर्थ हो जाएगा पूजा करके। आ नी प्लस ल्यप, यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो बनेगा आनीय, ये पद बनेगा आनीय। तो इसका मतलब होता है लाकर। प्रदाल्यप, ये जो शब्द, ये जो पद बनेगा ये बनेगा प्रदाय। तो यहाँ उपसर्ग धातु और जब उपसर्ग और धातु होती है तो करके मीनिंग के लिए हम ल्यप प्रत्यय लगाते हैं और ल्यप प्रत्यय से फिर जो पद बनेगा उसका अर्थ होगा ऐसा करके। तो ये हमने देखा यहाँ पर तीनों प्रत्यय का प्रयोग। अब अगली एक्सरसाइज 7, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में दिए गए शब्दों से उचित विभक्तियां जोड़कर, इनमें भी उचित विभक्तियां जोड़नी है और फिर रिक्त स्थान को भरना है। एक उदाहरण हमें दिया हुआ है, डैश परितः वृक्षाः सन्ति, डैश के चारों ओर वृक्ष हैं। शब्द दिया गया है विद्यालय, इसमें हमें विभक्ति लगानी है। तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, ये उपपद विभक्ति कहते हैं इनको हम। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो शब्द बनेगा विद्यालयम। तो विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर। तो ये इस विशेष शब्द की वजह से जब कोई स्पेशल विभक्ति लगती है तो हम उसको कहते हैं उपपद विभक्ति का प्रयोग। क भाग देखते हैं, डैश उभयतः ग्रामाः सन्ति, डैश के दोनों ओर गांव हैं। उभयतः जो शब्द है, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर, और इस शब्द के साथ विशेष रूप से जिसके दोनों ओर की बात हम कर रहे हैं उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमें शब्द दिया गया है ग्राम, इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी तो वो शब्द बन जाएगा ग्रामम। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रामम। ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर। ख डैश सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, डैश के सब ओर अट्टालिकाएं हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। नगर, तो अब नगर में सर्वतः जो शब्द है इसके साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है, तो नगर से द्वितीय विभक्ति बनेगी नगरम। ग भाग धिक डैश, धिक के साथ, धिक शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जिस पर धिक्कार है, धिक का मतलब धिक्कार होना, और जिस पर धिक्कार है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। का पुरुष, का पुरुष कहते हैं डरपोक पुरुष को, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो शब्द बनेगा का पुरुषम। का पुरुषम धिक, तो डरपोक पर धिक्कार है, डरपोक को धिक्कार है। अब एक और उदाहरण हमें दिया गया है, मृगः मृगैः सह धावन्ति, जो हिरण है वो हिरणों के साथ दौड़ते हैं। मृग शब्द था, तो सह जो शब्द है इसके, ये जिसके भी साथ ये शब्द आएगा, जिसके साथ हम मीनिंग ले रहे हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। क भाग बालकाः डैश सह पठन्ति, बालक डैश के साथ पढ़ते हैं। शब्द हमें दिया हुआ है बालिका, स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सह के साथ, जिसके साथ की हम बात कर रहे हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बालिका में जब तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहाँ शब्द बनेगा बालिका भी। तो यहाँ लिखेंगे हम शब्द बालिका भी। ख भाग है पुत्र डैश सह आपणम गच्छति, पुत्र डैश के साथ बाजार जाता है। पितृ, पितृ मतलब पिता, और पिता के साथ, सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति लगेगी, तो पितृ शब्द में लगानी है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति एक वचन में शब्द होगा पित्रा, तो हमने यहाँ शब्द लिखा पित्रा, सह पिता के साथ। ग भाग है शिशु डैश सह क्रीडति, बच्चा डैश के साथ खेलता है। मातृ हमें शब्द दिया गया है, इसमें हमें लगानी है तृतीय विभक्ति। क्यों लगानी है तृतीय विभक्ति? क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति लगाते हैं, जिसके सह, जिसके साथ, उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी।
तो मातृ शब्द में तृतीय भक्ति लगाएंगे तो वो तृतीय भक्ति का शब्द एक वचन में होता है मात्रा। मात्रा का मतलब माता के साथ। तो ये एक्सरसाइज, ये पाठ यहाँ खत्म होता है।